हेलो फ्रेंड्स, एसएस क्लासेस भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन को समझने से पहले या ऊष्मा को समझने से पहले हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या होती है? तो ऊष्मा का मतलब हो गया ऊर्जा और क्षेपी का मतलब हो गया उत्सर्जित होना या बाहर निकलना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब हमको प्रश्न दे रखा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। मतलब अगर श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो श्वसन में भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही होगी। तो इस अभिक्रिया को हम ऐसे समझते हैं कि जब हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है तो यह हमें CO2 जल और ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि इस पूरी अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और जल का फॉर्मूला हमें पता है H2O होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O की अगर अभिक्रिया कराएं तो इसमें हम अगर ये ऑक्सीजन इसको दे देते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो और H कितने हो गए? 2 हो गए। तो वही अभी हमारी अभिक्रिया हो जाएगी कि कैल्शियम के साथ O और H कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है। बाकी इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म भी होता है जो अलग तरीके से होता है और हम इसको इसी तरह से अभी ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसारण से आप क्या समझते हैं तथा ऐसी 3 धातुओं के नाम बताइए जो संसारित हो जाती है। तो संसारण जो टॉपिक है या जो वर्ड है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये धातु के लिए उपयोग किया जाता है। तो धातु की सतह का अम्ल, वायु या नमी से अभिक्रिया कर नष्ट या खराब हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। और जो धातु इसमें संसारित हुई है उसको हम संसारित धातु कहते हैं। जैसे लोहा, हमको पता है लोहे पे अगर हम बाहर छोड़ दें उसको वातावरण में तो लोहे पे क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। चांदी अगर थोड़े समय के लिए खुली छोड़ दी जाए तो इस पे काले रंग की परत जम जाती है। और जो घरों में हम तांबे के बर्तन उपयोग करते हैं उस पर हरे रंग की परत जम जाती है जो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के कारण होती है। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग की परत जमा लेता है, जबकि चांदी सल्फर से अभिक्रिया करके काले रंग की परत जमा लेता है, जबकि लोहा वायु और जल से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड और जल का एक यौगिक बनाता है जिसके कारण लोहे पर जंग लगी हुई हमको प्रतीत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, रासायनिक समीकरण को किस नियम के अनुसार संतुलित करते हैं? तो जितनी भी रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाएं हैं हम संतुलित करते हैं, एक नियम है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या भौतिक प्रक्रम द्वारा हम द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्सर्जित कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो क्योंकि द्रव्यमान ना हम उत्सर्जित कर रहे हैं ना हम उसको बना रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा? हमेशा संरक्षित रहेगा। ठीक है। तो इसी अभिक्रिया के इसी नियम के अनुसार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्रिया कर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक हैं, इनका गुण अलग अलग होता है। हाइड्रोजन खुद एक आग है, बम है, जबकि ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करती है जलने में। पर जब हम दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है जल। जल दोनों का ही क्या है? दुश्मन है, वो आग को हमेशा बुझाने का काम करता है। तो यहाँ पे अभिकारक की प्रकृति अलग थी और उत्पाद की प्रकृति अलग थी। तो इसी प्रक्रिया में जो ये परिवर्तन हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया का
संक्षेप या प्रतीकात्मक रूप। संक्षेप या प्रतीकात्मक रूप का मतलब क्या होता है, हमने छोटा रूप लिखना चाह रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं, तो ये एक बड़ा वर्ड लिख रहा है कि नाइट्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन लिखना है, अमोनिया लिखना है, तो इसको हम संक्षेप में लिखना चाहते हैं, छोटा लिखना चाहते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हमने नाइट्रोजन का सिंबल यूज किया N2, हाइड्रोजन के लिए हम हाइड्रोजन गैस का सिंबल H2 यूज किया, और इससे जो हमको प्राप्त हो रही है अमोनिया NH3। इसको हम संतुलित कर लेंगे पहले, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित भी हो गई। तो इसमें हमको ये पता लग जाता है कि भाई नाइट्रोजन के कितने परमाणु और हाइड्रोजन के कितने परमाणु आपस में अभिक्रिया करके हमको क्या प्राप्त, कितना अमोनिया देंगे। तो ये रासायनिक समीकरण कहलाती है, जो प्रतीकात्मक या संक्षेप रूप होती है किसका, रासायनिक अभिक्रियाओं का, ठीक है। अब अगला प्रश्न है छठा, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया समझने से पहले हम समझ लेते हैं अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप या वह पदार्थ होता है जो किसी विलयन में अघुलनशील हो, किसी भी विलयन में। जैसे अगर हम पानी के अंदर मिट्टी को मिक्स करें तो पानी में वो घुलनशील नहीं है, वो नीचे की ओर जम जाती है, ठीक है। तो मिट्टी जो है वो अवक्षेप है, और अगर किसी भी अभिक्रिया में हमको अवक्षेप प्राप्त होगा तो वो अभिक्रिया हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ मतलब अवक्षेप, इसको क्या कह सकते हैं हम, अवक्षेप। तो अवक्षेप प्राप्त होता हो या अवक्षेप का निर्माण होता हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं, इसकी अभिक्रिया देखते हैं। बेरिलियम क्लोराइड अगर सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करे तो Ba जो है वो तो चला जाएगा SO4 के साथ, और सोडियम जो है वो चला जाएगा Cl के साथ, क्योंकि Na की जो संयोजकता होती है वो 1 और Cl की भी 1 होती है, तो दोनों 1-1 आ जाएंगे क्रॉस कराने पर NaCl। जबकि बेरियम की संयोजकता होती है 2 और SO4 की संयोजकता होती है 2। तो अगर समान संयोजकता होती है तो कैंसिल हो जाती है, क्या बन जाएगा, BaSO4। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, BaSO4। यहाँ पे नमक आपको पता है घुलनशील होता है, जबकि जो बेरियम सल्फेट है ये कैसा होता है, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, वो भी श्वेत रंग का, श्वेत बोल सकते हैं या सफ़ेद रंग का बोल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें हमको अवक्षेप मिल रहा है तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, और इस तत्व X का नाम बताना है और काले रंग की परत या यौगिक का नाम बताना है। तो हम अपने आसपास देखते हैं तो भूरे रंग का चमकदार सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो है तांबे का तार। तो यहाँ पे जो X धातु है या तत्व है वो क्या हो जाएगा, तांबा, ठीक है। अगर हम इसको वायु की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और जो कॉपर ऑक्साइड का रंग होगा वो कैसा होगा, काला होगा। इसलिए हमें कॉपर ऑक्साइड की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला रहे थे तो हमको क्या मिल रहे थे, काले रंग की परत मिल रही थी। तो काले रंग की परत किसकी है, कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां प्रश्न। क्या प्रश्न है इसमें, निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित व उपचयित पदार्थ की पहचान करनी है। तो हमको अलग अलग यहाँ पे पहचान करनी है कि इसमें कोई अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ में होते हों, उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ में होंगे, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको समझते हैं पहले कि कॉपर ऑक्साइड था, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर रहा था, और यहाँ पे हमको दे रहा है कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम देखें कॉपर ऑक्साइड में क्या परिवर्तन हुआ, कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में परिवर्तित हो गया। तो इसमें हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो विलुप्त हो गई या गायब हो गई। तो अगर किसी में से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उस अभिक्रिया को हम उसको क्या बोलते हैं, उसका अपचयन हो गया। तो यहाँ पे किसका अपचयन हो गया, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड का। जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ रही है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, मतलब सल्फर का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो अगर एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो दूसरे का सिंपल सी बात है हमेशा उपचयन ही होगा, ठीक है। अगली अभिक्रिया में देखते हैं, ZnO प्लस कार्बन। इसमें से हमने देखा कि ZnO है वो जिंक में बदल गया, मतलब इसमें से ऑक्सीजन
विलुप्त हो गई। तो ऑक्सीजन विलुप्त हो गई तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ZnO अपचयित हो गया, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, गायब हो गई है। जबकि कार्बन की देखें तो कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का हो गया उपचयन। इस बात में, इस अभिक्रिया में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपचयन या उपचयन जो होगा वो हमेशा अभिकारक में होगा, उत्पाद में हमको ये चीज़ नहीं देखनी। हमको ये देखना है कि कौन सा पदार्थ बदल रहा है, उसको देखना है। तो हमेशा आंसर जो होगा अपचयन में या उपचयन में, इनमें से नहीं होगा। अब आंसर हमेशा इन दोनों में से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है सोडियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। इसमें हमको एक ही उत्पाद मिल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि पहले कैसा था। जैसे सोडियम है, सोडियम में क्या आके जुड़ गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया। तो ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, मतलब उपचयन। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम का ऑक्सीकरण, जबकि ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो O2 का यहाँ पे अपचयन हो गया। अगली अभिक्रिया देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे अभी ऑक्सीजन नहीं थी, पर यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, उपचयन हो गया या उपचयित हो गया है, जबकि ऑक्सीजन क्या हो गया है, अपचयित हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 9, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को हमेशा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब मिलेगा तो वो अपनी अभिक्रियाओं को कर पाएगा या ग्लूकोज जो है वो बना पाएगा। तो क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण हो रहा है सूरज की रोशनी की उपस्थिति में, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि अवशोषण हो रहा है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, उष्माशोषी। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, उष्माशोषी, क्योंकि बिना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है उष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, नोट ध्यान रखना है कि ये सूर्य का जो प्रकाश है इसी की उपस्थिति में होगा। ठीक है, वसा युक्त भोजन को विकट गंधिका से बचाने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो हमको पता है कि अगर हम जो विकट गंधिता है वो किसके कारण होती है, वो होती है ऑक्सीकरण से। किसके कारण होती है, ऑक्सीकरण से। तो अगर हमको ऑक्सीकरण को रोकना है तो हम ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जो ऑक्सीकरण को रोक दे। तो जो ऑक्सीकरण का उल्टा होगा उसको बोलेंगे प्रति, और ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थ को बोलेंगे ऑक्सीकारक। तो ऐसा पदार्थ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रति ऑक्सीकारक, जो हमारी अभिक्रिया को या विकट गंधिका होने से भोजन को बचाएगा। ठीक है, जैसे चिप्स के पैकेट में हम देखते हैं कि हवा भरी हुई आती है, तो वो हवा एक्चुअल में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो आलू के चिप्स को खराब होने से बचाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो पहली अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, तो वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो एक ही चीज होगी, एक अभिकारक, और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। कि यहाँ पे टूट गया। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दूसरा प्रश्न क्या था हमारा, कितने प्रकार की होती है। तो हम बताएंगे कि कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। फिर अगला प्रश्न है प्रत्येक का उदाहरण देना है। तो ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो मुख्यतः हम 3 प्रकार की अपघटन अभिक्रिया पढ़ते हैं, उसमें अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तो उसमें अपघटन का मतलब ये हुआ कि अपघटन अगर करना है तो उसके लिए ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में, मतलब गर्म करके हमको देनी पड़ेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 गैस मुक्त होगी। CO2 अगर इसमें से निकल जाए और एक ऑक्सीजन यहाँ बच जाएगी, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ रहेगी हमेशा, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस इसमें से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें उष्मा देनी पड़ रही है, इसलिए ये किस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया होगी, उसमें अपघटन। दूसरा है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे हमको अपघटन करने के लिए विद्युत की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम ऊर्जा जो दे रहे हैं वो विद्युत के रूप में देंगे। तो इसमें हम H2O को यदि उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें से क्या होगा, एक जगह पे हमको हाइड्रोजन और एक जगह हमको ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है प्रकाशीय अपघटन। तो इसमें हमें ऊर्जा किसके रूप में देनी पड़ेगी, प्रकाश के रूप में। तो AgCl या AgBr अगर हम इसको प्रकाश की उपस्थिति में रख दें या प्रकाश में रख दें धूप में, तो ये अपने आप ही अपघटित हो जाता है, टूट जाता है और
चांदी अलग हो जाती है और ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर चली जाती है। हम यहाँ पे एक और प्रश्न देख लेते हैं कि AgBr जो है वो फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है 1 नंबर के हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की पहचान कीजिए और बताइए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि KBr और Bi2 यहाँ पे कितने हैं, ये 2 का समूह है, यहाँ पर भी कितने का समूह है, 2 का समूह है। तो टोटल अगर 2 का समूह बन रहा है तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन। ठीक है, क्यों, यहाँ पे K की जगह पे तो देखो पहले किसके साथ, Br के साथ था K, अब Ba के साथ Br आ गया, Ba के साथ Br आ गया, K किसके साथ चला गया, I के साथ चला गया, क्योंकि Ba K को विस्थापित कर रहा है और K Ba को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखते हैं। हमारे पास एक अभिकारक है और उत्पाद कितने मिल रहे हैं, 1 और 2। तो एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद देता है तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के अंदर हमको अपघटित होकर क्या मिल रहा है, ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा है हमारे पास तीसरा प्रश्न कि H2 और Cl2 अभिक्रिया करते हैं और एक ही उत्पाद दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़कर एक ही अभिक्रिया दे रहे हैं। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक जुड़ते हैं उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, Mg + HCl। तो इसमें क्या हो रहा है, हमको हाइड्रोजन गैस बाहर मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, Mg ने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया है या बोल सकते हैं विस्थापित किया है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित होकर बाहर गए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन एक ही बार हुआ है इसलिए हम इसे सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। फर्स्ट वाले में अभिक्रिया हुई तो थी पर इसमें विस्थापन 2 बार हुआ था, इसलिए हमने इसको कौन सी अभिक्रिया कहा था, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया के लिए को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहते हैं। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम दोनों की डेफिनेशन को लिखकर उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे हमको, CO2। उसी प्रकार वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो टूटेगा कौन, एक अभिकारक होगा और टूटेगा तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर। तो जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जल को अगर हम विद्युत की सहायता से तोड़ते हैं तो हमने अभी देखा था कि हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। तो इनमें क्या था, 2 या 2 मिलकर एक बना रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, एक है ये टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो जस्ट अपोजिट है, इसका विपरीत है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कॉपर से अधिक 3 क्रियाशील तत्वों के नाम लिखिए। तो कॉपर से अधिक क्रियाशीलता का मतलब है जो जल्दी से खराब हो जाते हैं या कॉपर की तुलना में जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो लोहा, एल्यूमिनियम और जिंक ये ऐसे धातु हैं या तत्व हैं जो कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं और कॉपर से ज़्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रश्न अगला कि कॉपर से कम क्रियाशील 3 तत्वों के नाम लिखने हैं। पहले कौन सा था, 3 अधिक क्रियाशील लिखने थे, अब कम लिखना है। तो हमको पता है कि कॉपर की जगह हम ज्वेलरी के रूप में क्या यूज करते हैं, नॉर्मली चांदी यूज करते हैं और सोना यूज करते हैं। बाकी हम दूसरी ये जो है मरकरी या पारा इसका उपयोग नहीं करते ज्वेलरी के रूप में, पर ये भी क्या है, कम क्रियाशील है, ये कॉपर से कम क्रियाशील के अंदर आ जाएगा। तो 3 धातु कौन से हो गए, चांदी, मरकरी, पारा और तीसरा हो गया अपने पास सोना। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।